नमस्कार। आजकल ओमेगा 3 की कमी की बात काफी सुनने में आती है ना? हाँ, बिल्कुल। पर ये सेहत के लिए कितना जरूरी है? मतलब त्वचा हो, जोड़ हो, दिमागी ताकत, यहाँ तक कि मूड और वजन पर भी इसका असर देखा गया है, ऐसा स्रोत बताते हैं। सही कह रहे हैं। तो आज का अपना मकसद यही है कि ओमेगा 3 की इस पहेली को थोड़ा सुलझाएं। ये है क्या चीज, क्यों इतना जरूरी है, मिलेगा कहाँ से और कितना लेना चाहिए? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और देखिए इन दस्तावेजों में जो एक मुख्य बात उभर कर आ रही है वो है संतुलन की। ओमेगा 3 जो है वो एक तरह का पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। अच्छा। शरीर को इसकी जरूरत ओमेगा 6 के साथ होती है। पर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है अनुपात में। अनुपात? हाँ, हमारे आजकल के खाने में ना ओमेगा 6 बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे कि मांस, चिकन, डेयरी प्रोडक्ट्स, कई तरह के तेल, सोयाबीन। जानकारी ये बताती है कि ये अनुपात करीब करीब 15 ओमेगा 6 के मुकाबले सिर्फ 1 ओमेगा 3 रह गया है। 15 और 1, ये तो बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत ज्यादा, जबकि ये होना चाहिए था आदर्श रूप से 1.1 या चलो ज्यादा से ज्यादा 4.1। और ये गड़बड़ क्यों है? क्योंकि स्रोत ये बताते हैं कि ओमेगा 6 शरीर में जाकर ना वो सूजन बढ़ाने वाले सिग्नल ज्यादा देता है। ओह, मतलब प्रो इन्फ्लेमेटरी। बिल्कुल। जबकि ओमेगा 3 जो हमें अखरोट, अलसी, चिया सीड्स, सब्जा सीड्स या कुछ मछलियों से मिलता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब सूजन घटाने वाला। तो जब अनुपात इतना बिगड़ा हुआ है तो शरीर में एक हल्की सी सूजन, एक गर्मी सी बनी रह सकती है हर वक्त। अच्छा, तो ये तो समझना बहुत जरूरी हो गया। और आपने जैसे बताया कि अलग अलग चीजों से मिलता है, तो क्या ओमेगा 3 के भी प्रकार होते हैं? हाँ, बिल्कुल। दस्तावेजों में 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? एक है ALA यानी अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये ज्यादातर पौधों में मिलता है, अखरोट, अलसी, चिया, सब्जा सीड्स इनमें। ठीक है, ये तो शाकाहारी स्रोत हो गए। हाँ, और दूसरे 2 हैं EPA इकोसैपेंटेनोइक एसिड और DHA डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। ये नाम थोड़े मुश्किल हैं पर ये ज्यादातर मिलते हैं मांसाहारी स्रोतों में, खासकर जो फैटी मछलियां होती है ना, जैसे मैकरल, सैल्मन, टूना। अच्छा, तो अगर किसी को इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना हो तो कैसे कर सकते हैं? मतलब जो मछली खाते हैं उनके लिए तो आसान है शायद। हाँ, उनके लिए तो हफ्ते में 2-3 बार रोस्टेड या ग्रिल्ड मछली खाना एक अच्छा तरीका बताया गया है। और जो शाकाहारी हैं उनके लिए क्या विकल्प हैं? उनके लिए जैसे भुनी हुई अलसी का पाउडर बना लें और रोज 1-2 छोटे चम्मच दही में, सलाद पर या खाने में मिला लें। या फिर चिया सीड्स या सब्जा सीड्स को पानी में भिगोकर ले सकते हैं, वो भी काफी कारगर है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात ये आती है कि शरीर इन अलग अलग तरह के ओमेगा 3 को इस्तेमाल कैसे करता है? क्या सब एक जैसे ही काम करते हैं? नहीं, यहीं पर थोड़ा सा पेंच है। अच्छा। इन दस्तावेजों से ये पता चलता है कि जो मछली से हमें EPA और DHA मिलता है ना, शरीर उसको सीधे सीधे इस्तेमाल कर लेता है। मतलब रेडी टू यूज टाइप। हाँ, बिल्कुल। और यही वो फॉर्म है जिन्हें स्रोत सीधे तौर पर दिल, दिमाग, त्वचा, बाल, आंखों की सेहत से जोड़ते हैं। दूसरी तरफ जो पौधों से ALA मिलता है, शरीर को उसे पहले EPA और DHA में बदलना पड़ता है। तो वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता? नहीं, और मुश्किल ये है कि ये जो बदलने की प्रक्रिया है ये बहुत कुशल नहीं है, मतलब बहुत एफिशिएंट नहीं है। जानकारी के हिसाब से सिर्फ 8 से 10% ALA ही ठीक से EPA और DHA में बदल पाता है। क्या कह रही है? सिर्फ 8 से 10%। हाँ, बस इतना ही। बाकी का ज्यादातर वो ऊर्जा के लिए इस्तेमाल हो जाता है। अरे, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है, खासकर उन लोगों के लिए जो पूरी तरह शाकाहारी हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि ALA वाले स्रोत जरूरी तो हैं, पर शरीर को उनसे सीधे इस्तेमाल होने वाला EPA और DHA बहुत कम मिल पाता है। सही, इसीलिए शायद स्रोत मछली वाले ओमेगा 3 को ज्यादा प्रभावी मानते हैं, क्योंकि वो सीधे काम आता है। हाँ, ये बात समझ में आती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि शरीर को रोज कितनी जरूरत होती है, खासकर EPA और DHA की? हाँ, मात्रा का सवाल महत्वपूर्ण है। तो इन दस्तावेजों के मुताबिक एक औसत अडल्ट को रोजाना लगभग 700 से 800 मिलीग्राम ओमेगा 3 चाहिए होता है। 700-800 mg, ठीक है। हाँ, और ये EPA और DHA मिलाकर है। अच्छा, दोनों मिलाकर? हाँ, और जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसे एथलीट हैं या रोज कसरत करते हैं, वो 1000 मिलीग्राम तक भी ले सकते हैं। इसमें भी एक मोटा मोटा अनुपात बताया जाता है कि लगभग 500-600 मिलीग्राम EPA
और 300-400 मिलीग्राम DHA हो तो अच्छा है। लेकिन ये आंकड़े शायद सप्लीमेंट्स के लिए ज्यादा मायने रखते होंगे। खाने में तो इतना हिसाब कौन रखता है? हाँ, बिल्कुल सही। ये सप्लीमेंट्स के लेबल समझने में मदद करते हैं। हाँ, खाने से मिल रहा है तो इतनी चिंता की बात नहीं। ओमेगा-3 ले, क्या इसका कोई नुकसान भी है? देखिए, खाने से ओवरडोज होना तो लगभग नामुमकिन है। कोई इतनी मछली या अलसी नहीं खा सकता। हाँ, वो तो है। लेकिन हाँ, सप्लीमेंट से ये संभव है। हालांकि यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने कहा है कि 5000 मिलीग्राम रोज तक भी शायद सुरक्षित हो सकता है। लेकिन इन दस्तावेजों में जो आम सलाह है वो यही है कि बिना डॉक्टर की सलाह के 1000 मिलीग्राम EPA प्लस DHA से ज्यादा रोज नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई इससे ज्यादा ले ले तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं? कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स का जिक्र है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, या फिर सांस लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस होना, या एक और चीज, अगर चोट लग जाए तो खून का थक्का जमने में ज्यादा वक्त लगना। अच्छा, मतलब खून पतला हो सकता है थोड़ा? हाँ, कुछ वैसा ही है सर। इसीलिए जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है उन्हें तो सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। ये तो बहुत जरूरी बात है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो आज हमने इन स्रोतों से ये समझा कि ओमेगा-3 क्यों अहम है, ओमेगा-6 के साथ उसका संतुलन कितना जरूरी है, हाँ। कहाँ से ये मिलता है, शरीर शाकाहारी और मांसाहारी स्रोतों को कैसे अलग अलग इस्तेमाल करता है, बिल्कुल, और कितनी मात्रा ठीक है खासकर सप्लीमेंट्स के मामले में, और कब हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, और ये सारी चर्चा ना एक अहम सवाल की तरफ इशारा करती है। क्या? देखिए, हमने समझा कि पौधों वाले ALA का कन्वर्जन यानी बदलाव बहुत सीमित है ना? हाँ। सिर्फ 8-10%। फिर हमें अपने पूरे खानपान के पैटर्न को, अपने पूरे आहार को दोबारा देखना चाहिए ताकि हम ओमेगा-6 और ओमेगा-3 का एक बेहतर संतुलन बना सके, जिससे लंबे समय में हमारी सेहत अच्छी रहे। इस पर सोचा जा सकता है।